का इंट्रो दिया था कैसे कि फ्रिक्शन क्या होता है सर, कैसे होता है। तो ठीक है, 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देन वी विल प्रोसीड फॉर द लेक्चर 2। ठीक है, चलो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं सर, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन बेसिकली सर ऐसा काइंड ऑफ फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है सर, है ना। इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, बट समटाइम्स इट ऑल्सो सपोर्ट्स द मोशन, जो कि होता है रोलिंग मोशन में। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स जो है, मान लो 2 ब्लॉक रखा हुआ है सर, है ना, 2 ब्लॉक रखा हुआ है। कॉन्टेक्ट में जो सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, दोनों का कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस है, इनके बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, टेंजेंट सबको पता है सर क्या होता है, किसी एक पॉइंट से छू के निकलने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स आता है, उस टेंजेंशियल फोर्स को हम कहते हैं सर फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, होता है फ्रिक्शनल फोर्स। आई एम जस्ट फेसिंग सम पावर शॉर्टेज टुडे, है ना। फ्रिक्शन और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है उसका एक काम है सर, वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। लेट सपोज आपकी क्लास में कोई टेबल या चेयर या कुछ तो रखा होगा, ठीक है। आप उसको क्या करो, हल्का हल्का धक्का मारो, हल्का हल्का फोर्स लगा के धक्का मारोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि सर हमारा टेबल मूव नहीं कर रहा है। छोटे से फोर्स पे हमने देखा कि सर क्या हो गया, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? ठीक है, आप अपने टेबल या चेयर को हल्का हल्का फोर्स लगा के धक्का मारोगे तो सर तब तक बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। उसके पास सर ये एक्चुअली मोशन तो नहीं कर रहा है, बट इट हैज टेंडेंसी ऑफ हैविंग मोशन। ठीक है, हमने छोटा फोर्स लगाया है, वो मोशन नहीं कर रहा है रेस्ट में, लेकिन कुछ ना कुछ क्षमता है उसके पास मोशन करने की। दैट इज नोन एज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन क्यों होता है सर? फ्रिक्शन आता है ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस। अगर पूरा मक्खन जैसा स्मूथ होगा तो वहां फ्रिक्शन नहीं होगा सर। अगर मैं फिजिक्स में बोलता हूँ कि कोई सरफेस स्मूथ है, तो इसका मतलब देर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। फ्रिक्शन हमेशा खुरदुरा सरफेस में आता है सर। ठीक है, अब मान लो ये एम मास का ब्लॉक है, ये राइट साइड जाने की चाहत रखता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है सर। ठीक है, आगे जाना चाहता है तो सरफेस रफ है, तो इसको कौन अपोज करेगा सर? फ्रिक्शन अपोज करेगा। बॉडी आगे जाना चाहता है राइट की ओर, तो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट में। क्लियर है सर? मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में किस तरफ जाना चाहता है, उसको कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन अपोज करेगा। ठीक है, ये सब बातें हमने सर कर ली थी प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताया था, फ्रिक्शन 3 चीजों पे डिपेंड करती है सर। कितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, पहली बात तो, है ना। कितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है दोनों सरफेस के बीच को मिला के, उस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा सर। ठीक है, फिर हमने बात की थी सर कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। कितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट पे है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब कि ईटा है, प्लास्टिक है, कि सीमेंट है, कि कंक्रीट है, कि स्टील है, कि आयरन है, क्या है, कैसा सरफेस है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। हर एक सरफेस का क्या हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं आ रही क्या आवाज? संगरूर बॉयज या गर्ल्स, क्या हो गया, दिक्कत है कुछ? आवाज नहीं आ रही है या दिख नहीं रहा वीडियो? ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मान लो ये प्लास्टिक है सर, तो प्लास्टिक के बीच में अलग फ्रिक्शन होगा, दो स्टील सरफेस के बीच में अलग फ्रिक्शन होगा, दो ईंट के बीच में, ब्रिक के बीच में अलग फ्रिक्शन होगा। तो इट इज बेसिकली नेचर डिपेंडेंट है, जो सरफेस कांटेक्ट में है उनका अलग अलग फ्रिक्शन आता है सर। ठीक है, ये कहता है बेसिकली 3 लॉज ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं, काइनेटिक, एक होता है स्टैटिक। काइनेटिक नाम में छुपा है सर, जब बॉडी मोशन करता है या फिर जब रिलेटिव मोशन करता है तो उसे कहते हैं, उस मोमेंट पे ड्यूरिंग द मोशन जो फ्रिक्शन आता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी रेस्ट में होता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, तब उसके पास आता है सर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, याद रखना।
फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये हमेशा किस तरफ लगेगा सर? इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। जिस तरफ भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट ये एक्ट करेगा सर। कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। बातें समझ में आ रही है आपको? सभी को समझ में आ रही है क्या? तो आगे की ओर चलते हैं सर, है ना? आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सर राइट जाना चाहता है सरफेस के रेस्पेक्ट में, जो कि सरफेस क्या है सर? रेस्ट में है, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्लॉक फिसलना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन ये सरफेस किस तरफ लगाएगा? सरफेस लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। किधर लगाएगा सर? पीछे की ओर। सरफेस इज मेकिंग अप्लाइंग अ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है सर। ये सब हमने डायरेक्शन निकालने वाली कल क्लास में बात की थी, लास्ट क्लास में। जिस तरफ भी रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट में कौन एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये आपको मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कितना ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स के ऊपर। जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज्यादा कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था तो इसको क्या लगाया था उसके जगह पे? एक कांस्टेंट यूज किया था, उसका नाम होता है म्यू के। म्यू के का मतलब होता है सर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जितना ज्यादा म्यू के होगा, जितना ज्यादा म्यू के की वैल्यू होगी सर, उतना हमको समझना है कि सरफेस क्या है? रफ है। म्यू के का कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, और साथ में वो डायमेंशन लेस होता है। ये हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है सर। और म्यू के इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम चलते हैं आगे की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डिस्कस करने से पहले आप एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं आज, ताकि हमको थोड़ा आइडिया मिल जाए, और है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। एम मास का ब्लॉक है, सरफेस रफ है। ये जो हम बचपन में खेला करते थे सर, झूले में स्लाइड करते थे कभी कभी, है ना, ये स्लाइड है। हम इसको t इक्वल टू 0 टाइम में u के साथ लॉन्च करते हैं, मतलब इनिशियली हम इसको u वेलोसिटी दिए हैं रफ सरफेस में, ठीक बात है। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। सेकंड क्वेश्चन है अप्लाई न्यूटन लॉ एंड फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक। थर्ड है टाइम ऑफ एसेंट निकालो। क्या क्या चीजें आपको बताता हूँ मैं, सुनना मेरी बात। सर आप नीचे से धक्का मार रहे हो मास को, एम मास को ऊपर जाने के लिए, रफ सरफेस के ऊपर। आप सभी को पता है सर, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ आके पहुंच जाएगा मान लो, ठीक है, यहाँ आके पहुंचेगा, सही बात है। अब सर सरफेस रफ है, ये बॉडी जो मास एम है ये आगे की ओर जाना चाहता है, इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ है? इस साइड। आपको अच्छे से पता है सर काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, मतलब कुछ इस तरीके से लगेगा फ्रिक्शन, यस और नो सर। और जब भी बॉडी मोशन में होता है तो हम लगाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब एफ के। क्लियर है? सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस ब्लॉक का। अगर इस ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सिखाऊं सर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एम मास लगता है नीचे की ओर, ध्यान से देखना सर, मान लो यहां से बना कर दिखाता हूँ। ये होता है एम जी नीचे की ओर, ठीक है। अब सर ये थीटा है क्या? ध्यान से देखना एंगल कैसे शिफ्ट करते हैं। ये लाइन और ये लाइन को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों लाइन के बीच में थीटा बना है? यस सर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या ये वाला लाइन है सर? बिल्कुल है। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर इस लाइन है,
और ये डबल लाइन जो मैंने खींचा है इसके परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है सर, ध्यान से एक बार देखोगे तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यस और नो, देख लो। तो इन दोनों लाइन के बीच में अगर थीटा है तो इनके बीच में क्या होगा सर, थीटा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सर। ये ये एम जी है तो ये कितना होगा, एम जी का कॉस थीटा, ये हो जाएगा सर एम जी का साइन थीटा। ये हो गया इसका एफबीडी। और एक सर ऊपर ये की ओर लाइन, एक्ट करेगा नॉर्मल। सर आपको सर एफबीडी ड्रॉ हमारा एक करना आता है क्वेश्चन। सबको? हेलो सर। कोई कुछ डाउट पूछ रहा है क्या? यस सर। हाँ पूछो पूछो। सर ये लाइंस का दोबारा बता दो सर। लाइंस, ये एंगल का कह रहे हो क्या? यस सर, एम जी कॉस थीटा और एम जी अच्छा साइन अच्छा, थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो एंगल शिफ्टिंग सिखा देता हूँ आपको, है ना, सभी को। ये सर हमेशा एम जी लगता है नीचे की ओर, सभी को पता होगा, धरती नीचे की ओर खिंचती है सीधा एकदम। ये थीटा है सर। ये लाइन सिंगल लाइन खींचा मैंने कट करके, डबल लाइन, क्या ये दोनों लाइन के बीच में एंगल बना हुआ है सर, आपको नजर आ रहा है ना, यस दिख रहा है? सर। अगर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बना है तो सर इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल बनेगा जो इन लाइन के बीच में है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, क्या ये लाइन है परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना तो, है क्या, है सर, है कि नहीं? ये येलो लाइन के परपेंडिकुलर क्या ये ब्लू लाइन नहीं है सर? यस सर। ठीक है। और ये येलो लाइन के परपेंडिकुलर क्या ये लाइन नहीं परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो तो, यस और नो, देख यस लो। सर। ठीक है। तो ये लाइन हो गया डबल लाइन के परपेंडिकुलर, ये होगा सिंगल लाइन के परपेंडिकुलर। तो जो एंगल यहाँ पर थीटा हुआ करता था वो एंगल क्या हो जाएगा सर, दोनों परपेंडिकुलर के लाइन के बीच में भी सेम ही एंगल रहेगा। बात समझ में आई अब कैसे शिफ्टिंग करते हैं? यस सर। ठीक है। तो ये हो गया एम जी, ये हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा, ये हो जाता है सर एम जी का साइन थीटा। हमेशा और हमेशा इंक्लाइन प्लेन में एम जी साइन थीटा नीचे की ओर लगता है। ठीक है। और सर ये कांटेक्ट में है इन द इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ लगेगा एक नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर हमेशा टू द सरफेस, उसका नाम ही है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब समझ में आई बात? यस आ रही है? सर। अब पीछे की ओर है फ्रिक्शन, ये हो गया एफबीडी। अब आपको पता है धीरे धीरे जब ब्लॉक ऊपर जाएगी तो कुछ देर बाद आके रुक जाएगी। क्यों रुकेगी सर, रोकने वाला कौन है इसको, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, ब्लॉक जाना चाहता है आगे की ओर, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन इसको रोक देगा। यस और नो सर? ठीक है। यस सर। अब देखोगे ये नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। सबको साफ साफ नजर आता है? ठीक है। ना तो ब्लॉक इस ऊपर छोड़ के जा रहा है नीचे छोड़ के जा रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब सर ध्यान से देखना, बॉडी आगे की ओर जा रहा है, मतलब इसकी एक्सलरेशन मान लो आगे की ओर है। ठीक है। लेकिन कौन से, जिस तरफ भी एक्सलरेशन होता है उस तरफ वाले सारे फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको नेगेटिव लेते हैं। ये आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। ब्लॉक सर ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट में घट रही है सर, तभी तो रुके आके, है ना। मान लो यहाँ पर इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड से मैंने फेंका उसको ऊपर की ओर, कभी 4 हो गया होगा, कभी 3 हो गया होगा, कभी 2 हो गया होगा, कभी 1 हो गया, कभी आ गया, बस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है सर, तो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो बेसिकली इसे हम एक्सलरेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली होता है एक्सलरेशन का नेगेटिव साइड। तो ये एक्चुअली में एक्सलरेशन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है बाकी बच्चों को कि नहीं आ रही? सर वेलोसिटी का घटना तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है ना सर, तो एक्सलरेशन नीचे की ओर। एक्सलरेशन मतलब होता है पॉजिटिव ए, और रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव ए। मतलब वेलोसिटी का घटना होता है रिटार्डेशन और नीचे की ओर। तो जिस तरफ भी ए होता है उस तरफ वाले सारे फोर्सेस पॉजिटिव। तो नीचे की ओर कौन कौन लग रहा है, एम जी साइन थीटा, नीचे की ओर लग रहा है फोर्स फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा पॉजिटिव प्लस एफ के पॉजिटिव, नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ये आपने पढ़ा होगा सर, ये पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है। तो नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज एम जी प्लस ये
और ये प्लस हो जाएंगे सर। आ रही बात समझ में? और अभी आपने सर एफ के की वैल्यू निकालनी सीखी थी, कितना होता है? वो होता है म्यू के इंटू एन। पढ़ाया था मैं प्रीवियस क्लास में, कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो, क्या डाउट है सर? एमएसबी सर जो आपने मास इनटू एक्सेलरेशन को इक्वल किया है वो दोबारा बता दो सर आप। न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा है क्या? वो तो पढ़ा है सर, एम साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन का नहीं पता कैसे। अरे तो फ्रिक्शन में तो फोर्स है ना दोस्त, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो नेट फोर्स अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया समझ में कि नहीं आया? बाकी लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना मुझे यार, ज़्यादा टाइम यस स्पेंड नहीं सर। कर। ठीक है, अब एम जी साइन थीटा हो गया प्लस म्यू के, एन की वैल्यू हमने लिखी हुई कितनी है, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। अब सब जगह एम एम कॉमन दिख रहा है, तो एम से एम कटेगा, एम से एम कटेगा, यहाँ पास आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्सलरेशन कह लो, या फिर इसे क्या कह लो सर, इसे कह लो रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, ऐसा निकालते हैं, न्यूटन लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो, अभी कौन ज्वाइन करना चाहता है भाई? ठीक है सर, क्लियर है सभी को कैसे करना है, कैसे एफबीडी बनाना है, कैसे न्यूटन लॉ लगाना है? ये न्यूटन लॉ लगाया हमने। ठीक है, चलो सब नोट करना है, नोट कर लो सर, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैटिक फ्रिक्शन। मेरे यहाँ पावर कट हो गया है, तो मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। चले, चलो अब नेक्स्ट करते हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब नाम में ही छुपा सा, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में होना। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है सर रेस्ट में होना, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को समझना कैसे कैसे होता है, ये आता कब है सर? सबसे पहली बात तो जब वहां पर देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, जब जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन द सर्फेसेस, तब कौन आएगा सर? या बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इसको कहते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, तब क्या आएगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, जब बॉडी रिलेटिव मोशन नहीं करेगा तब। या फिर जब जब देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ हैविंग रिलेटिव मोशन, मतलब क्षमता है रिलेटिव मोशन करने की बट हो नहीं रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कि खुद को कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। कौन सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये नोट कर लिया, आगे चलेंगे फिर। क्या हो गया, क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स पे थोड़ा ध्यान देना सर, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो इसे एक तरीके से हम बहरूपिया कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। ठीक है, क्यों बहरूपिया कहेंगे अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा सर। ठीक है, आपने देखा था कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब, हाँ डाउट है किसी को पूछो। एमएसबी से आवाज आ रहा है कुछ?
सर मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है v के साथ, सरफेस रफ है, सरफेस क्या है, रफ है। तो यू नो वेरी वेल कि सर जब रिलेटिव मोशन होता है, राइट की ओर जा रहा है बॉडी, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा सर, पीछे की ओर लगेगा। वो भी कौन सा फ्रिक्शन होगा सर, जब मोशन में आता है तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक बात है सर। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। लेट्स सपोज दिस बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से कोई एक फोर्स लगाता हूँ, धक्का मार रहा हूँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसका मास m है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ना तो ये कहीं जा रहा है, नहीं तो कुछ, ना तो मोशन में है, ना कुछ कर रहा है, सिंपल चेयर रखा हुआ है हमारे सामने। अब मैं सर 1 न्यूटन का छोटा सा फोर्स लगाऊंगा, तो मुझे बताओ ये चेयर आगे की ओर मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा होगा सर। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है, कौन इसको रोक रहा होगा सर। क्या हो सकता है इसका जवाब, हो सकता है सर फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन खुद को कितना बना लिया होगा सर, 1 न्यूटन के बराबर कर लिया होगा, तभी तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, इधर से +1 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है सर, 0 आ रहा है। अब नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन, नेट फोर्स 0, तो एक्सलरेशन भी क्या है सर, 0 होगा। तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। सुनते जाना। अब मान लो मैं थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू बढ़ाया सर, मैंने सर एफ की वैल्यू 2 न्यूटन कर दी, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया कहीं, वहीं पर रुका हुआ है। सर कौन इसको रोक रहा होगा, आप बोलोगे सर कौन रोक रहा होगा, पक्की बात है स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा होगा, जो कि कितना खुद को कर लिया होगा, कितना कर लिया होगा, 2 न्यूटन के बराबर कर लिया होगा। वैसे ही आप सर धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तो वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद को वैसे एडजस्ट करते जाएगा। लेकिन सर कब तक एडजस्ट कर सकता है, एक उसकी लिमिट है, तब तक वो खुद एडजस्ट कर सकता है। मान लो आपने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया, मान लो आपने 3 न्यूटन कर दिया फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा बताओ फिर से, 3 न्यूटन कर रहा होगा, मान लो अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऐसे करते करते सर सर हम फोर्स बढ़ा, क्या रिपीट करना, सर यही वाला टॉपिक रिपीट रिपीट। करना। अच्छा अच्छा, मेरी बात को एक बार गौर से सुनना सब लोग, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सामने कोई टेबल चेयर दिख रहा है, आपके सामने आप बैठे हो है ना, क्लास में बैठे हो, तो कोई चेयर टेबल कुछ तो दिख रहा होगा, उसको छोटा सा उंगली से फोर्स लगा के देखो, धक्का मारो हल्का सा, बस एकदम जोर से नहीं मारना, छोटा सा फोर्स टच बस करो है ना, धक्का मारो 1 न्यूटन के फोर्स के साथ। तो क्या वो चेयर मूव कर रहा है सर, नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, छोटा सा आपने फोर्स लगाया, लेकिन वो चेयर मूव नहीं कर रहा, चेयर क्यों नहीं मूव कर रहा है सर, जबकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो उसको मूव करना चाहिए। अरे हाँ या ना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, जैसे जब जब फोर्स आता है तब तक एक्सलरेशन आता है। अब सर मैं फोर्स लगा रहा हूँ छोटा सा फोर्स, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है सर, बिकॉज सरफेस रफ है, और सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन खुद को ऐसा बना लिया है कि वो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है एक्चुअली में, ये सरफेस लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है या फिर चेयर के ऊपर लगा रहा है। बात समझ में आई। वैसे हमने एक छोटा सा फोर्स और लगाया, हमने फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया, अभी भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मान लो हमारा चेयर नहीं मूव कर रहा है, तो क्या रीजन होगा सर उसका, फ्रिक्शन रीजन होगा। वैसे करते करते हम मान लो फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा है, कभी 1 कर लिया, कभी 2 कर लिया, कभी 3 कर लिया। तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन क्या है सर, एक तरीके से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जितना जितना मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ाया फोर्स का, फ्रिक्शन ने खुद को उतना एडजस्ट कर लिया। मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसने खुद को 1 न्यूटन कर लिया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो खुद को 2 न्यूटन कर लिया, 3 लगाया तो खुद को 3 कर लिया। अब एक बात और देखना सर, सुनते जाओ अभी, क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है, अब मान लो सर पहले केस में मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा था 1 न्यूटन का, ब्लॉक नहीं मूव कर रहा था बिकॉज फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट लग रहा था, यू नो वेरी वेल। अब मान लो सर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया फोर्स का, अब मैं वही चेयर को इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो बताओ सर ये बॉडी रेस्ट में है, नहीं मूव कर रहा है, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ सर, अपोजिट टू द रिलेटिव या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फ्रिक्शन जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है कंडीशन के साथ साथ, जहां से आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन खुद को बदल रहा है, साथ ही साथ ये अपने खुद को मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये किसकी खासियत है सर, ये खासियत है स्टैटिक फ्रिक्शन की। आई मेरी बात समझ में। लेकिन सर
ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, मतलब सरफेस की एक क्षमता है, एक औकात है जहां तक वो मेरे को रोक सकता है। अब मान लो मैंने फोर्स बढ़ा बढ़ा के आप चेयर को जोर से धक्का मारोगे, एकदम आपने फोर्स बढ़ा दिया और चेयर आगे की ओर खिसक गया, सही बात है। तो आगे की ओर खिसक गया, इसका मतलब क्या है, अब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है सर हमको रोकने के लिए। आ रही बात समझ में? तो एक लिमिट होती है फ्रिक्शन की जहां तक वो हमको अपोज कर सकता है। दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस पर मैं बात करूंगा। पहले ये बताओ आपको समझ में आई कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, और अगर आपको जानना है थोड़ा अच्छे से सर, थोड़ा फील करा दो हमको, तो और आपको फील भी करा सकता हूँ। देखो कैसे, मान लो 10 kg का ब्लॉक है, मैं फोर्स लगाया यहाँ पर, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.01, सॉरी 0.51, और म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.5। म्यू एस गिवन है 0.51 एंड म्यू के गिवन है पॉइंट। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनते जाना बस। ये एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूँ बाहर से, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये एक्सलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सुनना। जैसे मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ऊपर की ओर आता है नॉर्मल, नीचे की ओर आता है mg, इधर आ रहा है एफ फोर्स। अब देखना सर क्या होगा, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा, यस और नो? यस। तो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 10 kg इंटू 10 होता है ग्रेविटी, तो ये हो गया सर 100। अच्छा, फाइनली पावर आ गया है। लेट्स कंटिन्यू विद वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। चलो, ठीक है, तो सुनते जाना मेरी बात। अब मान लो मैंने इसमें एफ की वैल्यू 1 न्यूटन लगाई है, ये जो फोर्स है मैंने 1 न्यूटन लगाया है। अब मुझे बताओ सर कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मैंने आपको पढ़ाई थी? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात तो ये सर होता है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। लेकिन आपको मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया था सर, वो कितना होता है, म्यू के इंटू एन, यस और नो? और म्यू के की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 0.5, और एन की वैल्यू आपने यहाँ सॉल्व की, कितना है सर, 100 है। तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 50 न्यूटन आ रही कि नहीं आ रही, एक बार देख के बताना सर, सही लिखा है क्या, यस और नो? कुछ जवाब नहीं आ रहा जनता से। ठीक है, हाँ, अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको दिख रहा हूँ ना, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन कैसा हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक मूवमेंट नहीं कर रहा है, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को ऐसा एडजस्ट करता है, क्या होगा, डाउट है, पूछो पूछो भैया पूछो, क्या डाउट है, पूछो पूछो। सर फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखा है सर आपने, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू न्यूटन फोर्स। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया भाई, कौन सा फ्रिक्शन मजाक सर, कर रहा है? नो सर मजाक नहीं सर, वो काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी जो नहीं दोस्त, तू फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन सर, फॉर्मूला हाँ, तो दोबारा म्यू रिपीट के कर मतलब सकते होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होती हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला होती है म्यू के इंटू एन।
ठीक है, अगर मैंने एफ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन खुद को कितना कर चुका है सर? 1 न्यूटन के बराबर कर चुका है। तो नेट फोर्स कितना आएगा सर? इधर से एफ खींच रहा हूँ 1 न्यूटन, इधर से फ्रिक्शन आ रहा है 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। तो एक्सलरेशन कितना आएगा उस कंडीशन में? 0। ठीक है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन। जब नेट फोर्स इस तरफ आएगा उस तरफ बॉडी एक्सलरेट करती है। मान लो मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन खुद को कितना कर लेगा? 2 न्यूटन। अगेन कितना है बॉडी के पास एक्सलरेशन? 0। लेकिन सर मैं 3 किया तो भी फ्रिक्शन खुद को 3 कर लेगा, 0 अगेन। 10 किया तो भी 10 कर लेगा, 0 अगेन। लेकिन सर कब तक ऐसा होगा कि बॉडी मूव नहीं करेगा सर? जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात में ना पहुंच जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा जहां तक वो सरफेस हमको रोक के रख सकता है। मान लो मैंने 50 का फोर्स लगाया, तो अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को 50 कर लेगा सर। ठीक है, अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को 50 कर लेगा। अभी भी नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन क्या है सर? 0। लेकिन जैसे ही मैं सर 51 न्यूटन कर देता हूं, तो क्या होगा देखना सर। अभी भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है। मतलब 0.51 इंटू 100 करने से कितना आएगा सर? म्यू एस इंटू एन कितना आ रहा है? 51 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। मतलब फ्रिक्शन खुद को 51 न्यूटन तक पहुंचा सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, यहां तक हमको रोक सकता है। अब मान लो अभी भी नेट फोर्स कितना है? 0 है, एक्सेलरेशन सर 0 है। लेकिन सर जैसे ही मैं 51 से 0.00001 भी बढ़ा दूंगा, एक चिंदी सा फोर्स भी बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा सर बताना मुझे। मैंने हल्का सा उसकी लिमिट को क्रॉस किया, तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो 51 से ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाए। तो अब क्या हो जाएगा, बॉडी हल्का सा मूव करना शुरू कर देगा। ये जो 51.001 है ना, ये इसकी लिमिट है सर। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है। मैंने 1 लगाया तो 1 कर लिया, 2 लगाया तो 2 कर लिया, 3 लगाया तो 3 कर लिया। सर ये कहाँ तक खुद को कर सकता है मेरे बराबर? 51 तक कर सकता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से। अब जैसे ही 51 से थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो बॉडी क्या करेगा, अब सरफेस सफिशिएंट नहीं है फ्रिक्शन इतना प्रोवाइड करने के लिए कि हमारे पास नेट फोर्स कुछ ना कुछ 0.001 का आ रहा है। अब 0.1 का नेट फोर्स आ रहा है, तो पक्की बात है छोटा सा भी हमारे पास एक्सलरेशन आने वाला है। मान लो 0.0000001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आ रहा है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर कि 51 उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब उसके बाद वो हमको रोक नहीं सकता। अब जैसे रोक नहीं पाएगा मतलब बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी इसका मतलब एक्सलरेशन आएगी, और जैसी बॉडी मूव करती है तो उसके बाद लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया जब भी बॉडी मोशन में होता है तो लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आपके सामने है? 50 न्यूटन। अब इसके बाद आप कितना ही फोर्स बढ़ा लो, 52 कर लो, 53 कर लो, 54 कर लो, अब क्या होगा सर, स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ रेस्ट तक में लगता है, जैसी बॉडी हल्का सा मोशन करता है तो आता है पिक्चर में कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सर मैं यहाँ से अगर 52 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो सरफेस कौन सा फ्रिक्शन लगाएगा सर? 50 न्यूटन का फोर्स लगा के हमको रोकना चाहेगा। मतलब कि यहाँ देखना सर, जैसे मैंने यहाँ कर दिया फोर्स की वैल्यू 52 न्यूटन, तो यहाँ लगेगा सर रिलेटिव मोशन इस तरफ होगा, और यहाँ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 50 न्यूटन। तो 52 माइनस 50, देयर इज अ 2 न्यूटन ऑफ नेट फोर्स इक्वल्स टू 10 kg मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिख रहा है कितना आ रहा है सर? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जब जब अब पूरे जब तक मोशन में रहेगा ये पूरा ब्लॉक, तब तक इसके ऊपर अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो एक बात समझ पा रहे हो, पहले शुरू में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था जब तक बॉडी रेस्ट में था, जैसी जस्ट बॉडी मोशन में आया तो कौन लग गया सर? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है सर? आपको समझ में आई मेरी बात? यस और नो सर? ठीक है, ये आपको समझना था कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे खुद को एडजस्ट करता है सर कंडीशन के हिसाब से। काइनेटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट नहीं करता, उसके पास सिंपल एक फॉर्मूला है सर, म्यू के इनटू एन। अब बात करते हैं सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। ये नोट करना है क्या आपको?
किसी को नोट करना है, किसी को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो इतना ज्ञान दिया मैंने, आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे नोट करना है कि नहीं करना है? कोई कुछ बोले नहीं रहा। मोहाली गर्ल्स नोट कर लिए सर, लुधियाना गर्ल्स, लुधियाना बॉयज, संगरूर कर लिए सब नोट। ठीक है, अब बात करते हैं सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की। देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है या मैक्स वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब static friction, but there is a formula for maximum static friction which is equals to limiting friction। इसकी वैल्यू होती है म्यू एस एन। ये याद रखना सर आप। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन होती है 0 से बड़ी, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा सकती है सर? जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात हमेशा के लिए याद रखना सर। मैंने बार बार एक बात दोहराई है सर, देर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन बट देर इज अ फॉर्मूला फॉर ओनली maximum value of static friction, and that maximum value of static friction is known as limiting friction। so limiting friction की फॉर्मूला होती है म्यू एस इंटू एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज होता है सर या तो वो 0 से बड़ा होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब अपनी मैक्सिमम औकात तक जा सकता है जो कि लिमिटिंग वैल्यू है, वहां तक की इसकी रेंज है सर। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या तो या तो खुद को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, कब तक कर सकता है खुद को एडजस्ट? जब तक हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। मैंने आपको अभी टेबल बना के बताया था ना, वहां उसकी लिमिटिंग वैल्यू थी 51। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब कुछ कुछ ये नोट कर ले तो मैं दूसरा पॉइंटर्स दिखाता हूँ आपको इसके बारे में। नोट कर ले सर, तो लिखना। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इस इज यूनिटलेस, ना इसकी कोई डायमेंशन होती, इट इज डायमेंशन लेस। एंड जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा उसका म्यूएस हाई होगा। मतलब बेसिकली अगर म्यूएस की वैल्यू बहुत ज्यादा दी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरफेस क्या है, बहुत खुरदुरा या फिर रफ है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है म्यूएस या म्यूके की, तो आपको दोनों को सेम मान के चलना है सर। जब तक कोई उसने क्वेश्चन वाले ने कुछ मेंशन नहीं किया है कि म्यूएस गिवन है कि म्यूके गिवन है, तो आप दोनों को सेम मान के चलोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, चलो एक क्वेश्चन है। आप सभी से क्वेश्चन है, 5 किलो का ब्लॉक है, सरफेस क्या है, रफ है। म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.61, म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.60। ठीक है, आपको बताना है कि
लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? चलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है सर। कितना हो सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू? आंसर करेंगे इन चैट बॉक्स। आंसर करना है सर। मास गिवन है, म्यू एस म्यू के गिवन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? आंसर नहीं आ रहा सर मुझे कुछ। सर इसका हाँ, आंसर है कोई 1 बच्चा by आंसर 5 कर रहा है। 1 by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर। पर सेकेंड स्क्वायर? सर इसमें गलत एक्सेलरेशन है। ही पूछी गई। मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी दोस्त। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या क्लास में? अभी तो मैंने पढ़ाया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एच एन के बराबर। अभी तो पढ़ाया था ना। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है सर 3.5। लुधियाना का देखते हैं, म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू के लिए आपको पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ये होता है एम जी के बराबर। एम की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। 15.25 कह रहे हैं, ओके। कोई 3.5 तो 15.25 देखते हैं क्या। जी की वैल्यू होती है 10, तो नॉर्मल की वैल्यू कितना आ गई? 50 न्यूटन। ठीक है। म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 0.61। एन की वैल्यू गिवन है 50, तो कितना आएगा सर? 61 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यह आ रही है 30.5। किसी का आंसर है? 15.25, 3.5, क्या क्या आंसर आ रही है सर? थर्टी पॉइंट फाइव होगा ना? कैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड में गलती करोगे तो कैसे होगा दोस्तों? तो स्टैट लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 30.5। इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग सर? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, हाँ कि नहीं? अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन। मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? बताओ। मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? जवाब चाहिए सर। अभी तो बताया था। वेरी गुड मोहाली गर्ल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि हम देख रहे हैं हमको फ्रिक्शन सर अपनी मैक्सिमम लिमिट कितने है इसकी? 30.5। जब तक हमारा फोर्स 30.5 के अंदर में रहेगा तब तक हमारा फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा। आ रही बात समझ? ठीक है। तो तब तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है सेल्फ एडजस्टिंग। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वो खुद को बनाते जाएगा। अच्छा, अब मैंने सर कर दिया फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, तो बताना कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, जरा चैट बॉक्स में आंसर करना। मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है उसके ऊपर, तो कितना होगा सर? फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। वेरी गुड।
लुधियाना गर्ल्स वेरी गुड, शायद कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, बाकी जनता नहीं समझ पा रही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी भी कितना होगा सर, 20 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर सर मैंने लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स, तो बोलो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर? 30 न्यूटन, 330। मोहाली गर्ल्स कैसे गड़बड़ी कर दी, 330। ठीक है, तो 30 न्यूटन होगा, है ना। अब जैसे ही मैं सर 30.5 कर दूंगा फोर्स की वैल्यू, तो अगेन कितना होगा फ्रिक्शन की वैल्यू, जरा बताएंगे मुझे? 30.5, क्योंकि 30.5 उसकी औकात है, उसकी लिमिट है, जहां तक सरफेस हमको रेस्ट में रख सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तक वहीं तक जा सकता है वो, 30.5 तक। ठीक है, अब जैसे ही मैं 30.5 से हल्का सा भी बढ़ा दिया, 30.6 कर दिया फोर्स की वैल्यू, तो बताओ सर फ्रिक्शन कितना होगा? आई वांट टू नो द आंसर। 0.1? ना ना, जैसे मैं 30.6 का लगा दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे ही मैं 30.6 का लगाऊंगा फोर्स, तो क्या ऑब्जेक्ट मोशन कर जाएगा? बिकॉज उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30.5 तक ही रोक के रख सकता है हमको। जैसे 30.5 से मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, तो क्या ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? पहले ये बताओ, यस और नो, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? मोशन में आएगा। और जैसे ही मोशन में आता है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है मित्रों, तब लगता है कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितने की बने, आपस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कितना की बने सर? 0.6 इंटू 50, मतलब 30 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अगर मैंने फोर्स को 30.6 कर दिया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर? 30 न्यूटन। अब मान लो मैंने कर दिया 32 न्यूटन, तो अभी भी कौन आएगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और जब जब मोशन में रहेगा इसके बाद, तब तक 30 न्यूटन ही फ्रिक्शन की वैल्यू रहने वाली है, बिकॉज ये किस में है आ गया, अब ये मोशन में आ गया। आ रही बात समझ में कि नहीं सर? थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा फ्रिक्शन का कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जब मोशन में आता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है सर। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही। समझना कोशिश करना स्टैटिक फ्रिक्शन को और समझने की। अगली क्लास में मिलते हैं विथ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो कि कल होने वाली। चलो, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू ऑन टुमारो। और थोड़ा कोशिश करो, मैंने क्या क्या क्लास में आज बोला है समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, चलो, बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सर, नो डाउट। पक्का? ठीक है।